Hello friends, in this video we'll talk about the jurisdiction of the UN. हमने रिफॉर्म्स की बात की थी, तो रिफॉर्म्स में एक था स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के लिए रिफॉर्म, दूसरा था jurisdiction ऑफ द UN के बारे में. तो अगर हम इस रिफॉर्म की बात करें, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं और उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है कि किस तरह से हम जो jurisdiction है उसको रिफॉर्म कर सकते हैं UN की. देखिए, जो रिफॉर्म्स की बात की जाती है उनमें मेन क्या क्या है ये यहाँ पे लिस्टेड है. दैट क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, acceptance of responsibility of international community in case of failure of national government to protect their own citizen from atrocities. अगर कोई गवर्नमेंट नाकामयाब रहती है अपने खुद के सिटीजन्स को atrocities को बचाने में, तो उसमें रिस्पॉन्सिबली काम करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है. देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, agreement to achieve millennium development goal and condemnation of terrorism in all its forms and manifestations, creation of democratic fund or democracy fund, an agreement to wind up trusteeship council. ये सब reforms की बात की गई jurisdiction के बारे में. Now it is not hard to see that all these are equally contentious issues for the UN. What should a peace building commission do? There are any number of conflicts all over the world. Which one should it intervene in? It is possible or even desirable for it to intervene in each and every conflict. Similarly, what is the responsibility of international community in dealing with atrocities? What are the human rights and who should determine the level of human right violation, and of course action to be taken. तो ये सारे सवाल इन रिफॉर्म्स से भी जुड़े हुए हैं कि किन को आप ह्यूमन राइट वायलेशन कंसिडर करेंगे, कौन सी सिचुएशंस हैं, और कन्फ्लिक्ट दुनिया भर में हो रहे हैं, किन कन्फ्लिक्ट्स में यूएन इंटरवीन करेगा, इसमें भी कोई एक सहमति नहीं बनी है. अब बात करेंगे हम इंडिया और यूएन रिफॉर्म्स की कि इंडिया के साथ हमारा क्या स्टैंड है ये रिफॉर्म्स को लेकर. इंडिया का सबसे बड़ा जो एक दावा है रिफॉर्म्स को लेकर वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ही रिलेटेड है. इट बिलीव्स दैट स्ट्रेंथनिंग एंड रिवाइटलाइजिंग यूएन is desirable in a changing world. India also supports an enhanced role to UN in promoting development and cooperation among states. India believes that development should be central to UN agenda. हम भी वही सब बातें कहते हैं जो इंटरनेशनली बात होती है जो यूएन को रिफॉर्म करने की, और इंडिया भी ये मानता है कि डेवलपमेंट जो है यूएन के एजेंडा में इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पीस या डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की प्री कंडीशन क्या है? एक पीस और सिक्योरिटी. इंडियाज़ मेजर कंसर्न हैव बीन, मैंने जैसे आपको कहा, सिक्योरिटी काउंसिल है. हम भी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर यही कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, और वो उस वक्त की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है. आज की रियलिटीज़ चेंज हैं. आज वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्री जो हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. बहुत सारी कंट्री हैं डेवलपिंग हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं. So we should keep in mind that membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965, but there was no change in the numbers of permanent members. हमने नॉन परमानेंट मेंबर तो बढ़ाए थे 65 में 11 to 15, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है वो वैसे के वैसे ही हैं. Since then, the council has remained stationary, and the functioning remains that the fact remains that the overwhelming majority of UN General Assembly members नाउ आर डेवलप्ड कंट्रीज. और जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं उनमें वो डेवलप कंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो डेवलपिंग वर्ल्ड को तो कोई वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलती ही नहीं है. देयरफॉर इंडिया क्या आर्ग्यू करता है? दैट दे शुड ऑल्सो हैव अ रोल इन शेपिंग द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. डेवलपिंग वर्ल्ड का भी एक रोल होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में. इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द बोथ नॉन परमानेंट एंड परमानेंट मेंबर्स. दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना चाहिए, परमानेंट और non-permanent both. The success of the Security Council action depends upon the political support of international community also. Any plan for restructuring of the Security Council should therefore be broad-based. For example, the Security Council should have more developing countries in it. Not surprisingly, अब ये भी हम कह सकते हैं, कुछ लोग ये भी एलेज करते हैं कि इंडिया जो इन रिफॉर्म्स को एडवोकेट करता है, इंडिया की अपने एम्बिशंस हैं टू गेट अ सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल. और अगर हम देखें रिफॉर्म्स जो सजेस्ट किए गए थे या जो क्राइटेरिया सजेस्ट किए गए थे फॉर द न्यू मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, उनमें काफ़ी सारी कंडीशन जो है वो इंडिया फुलफिल करता है. जैसे कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस
country in the world, second most populous country in the world, almost 1/9 of the world's population. Then India is also the world largest democracy. India has participated in virtually all the initiative of the UN. Its role in the UN peacekeeping efforts is a long and substantial one. India's economic emergence is also a very important factor. We are one of the fastest growing economies in the world. हमने यूएन जो भी मिशन है उनमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी अपने रेगुलर टाइम पे दिए हैं और इंडिया इज अवेयर दैट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो हैज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. हम समझते हैं कि उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. इट सिग्निफाइज कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स. दिस greater status is an advantage to a country in the conduct of its foreign policy. The reputation of for being powerful makes you more influential. तो नो डाउट है तो सिंबॉलिक ही, लेकिन हाँ ये ज़रूर है अगर हमको वो सीट मिल जाती है तो हमारे जो डिसीजंस हैं उनकी एक वैल्यू बढ़ेगी और हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा हो जाएंगे. Despite India's wish to be a permanent veto-wielding member of the UN, some countries question its inclusion. कुछ countries जो हैं हमारे जो ये जो willingness है या हमारे जो proposal है इसको question करते हैं, जैसे कि neighboring पाकिस्तान है और ये काफ़ी हमारे जो troubled relation रहे इनके साथ. It is not only country that is reluctant to see India become a permanent member, veto member. Some countries, for instance, are concerned about India's nuclear weapon capabilities also. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया के जो nuclear capability है उसको लेकर India doesn't deserve to be a member of the Security Council. हालांकि जो पहले के permanent member हैं वो सारे nuclear equipped हैं. Yet another feels that if India is included, then the other emerging powers will have to be accommodated, such as Brazil, Germany. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया की कंडीशंस को देखते हुए, एलिजिबिलिटी को देखते हुए इंडिया को मेंबरशिप मिल जाती है तो सिमिलर और भी ऐसी कंट्रीज एमर्जिंग पावर हैं जिनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस हैं. और अब आज अगर हम बात करें आगे तो एक आज का यूनिपोलर वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं उसमें यूएन का क्या रोल है. ठीक है, अगर हम बात करें आज के वर्ल्ड की रियलिटीज़ की तो आज हम यूनिपोलर वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज जो यूएन है वो एक हेजेमनिक पावर है और यूएस जो है एक हेजेमनिक पावर है और उसका इन्फ्लुएंस जो है पूरे दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त है. आपने उसकी पावर की बात, हेजेमनी की बात की थी, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रक्चरल पावर के बारे में हमने अंदाज़ा लगाया था कि कितना एनॉर्मस पावर या स्ट्रेंथ उनके पास है. ठीक है, तो यूएन का क्या रोल है इस सिचुएशन में. कैन द यूएन सर्व एज अ बैलेंस अगेंस्ट द यूएस डोमिनेशन. जो यूएस जो डोमिनेट करता है क्या यूएन उसको बैलेंस कर सकता है. कैन इट हेल्प मेंटेन अ डायलॉग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूएस टू प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इट वांट्स. जो अमेरिका जो दुनिया भर में मनमानी करता है क्या यूएन उसको प्रिवेंट कर सकता है. यूएस पावर कैन नॉट बी इजीली चेक्ड. हम कह सकते हैं यूएस की पावर को इजीली चेक करना मुश्किल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द डिसअपीयरेंस ऑफ सोवियत यूनियन यूएस स्टैंड एज द ओनली सुपर पावर. रीजन उसका क्या है कि हम यूएस की पावर को चेक नहीं कर सकते. उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएस आज अकेली सुपर पावर है वर्ल्ड में. यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउज इट्स टू इग्नोर द यूएन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. मिलिट्री पावर इतनी है, इकोनॉमिक पावर इतनी है कि वो ज़्यादा परवाह नहीं करता यूएन की. आपने अगर हमको याद होगा हमने यूएस हेजमनी वाले चैप्टर में बात की थी कि किस तरह से उन्होंने कुवैत को फ्री कराने के लिए अटैक किया था और डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन किया था जिसमें ज़्यादातर अमेरिकन ही थे. 6,60,000 फोर्सेस और फर्स्ट कंप्यूटर वॉर का नाम दिया गया था उस वॉर को. तो वो शो करता है और उसने हाईलाइट किया था कि कितना टेक्नोलॉजिकल गैप है हमारा और यूएस का. सेकेंडली, विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडरेबल. अब यूएन के अंदर भी यूएस का काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस है. एज अ सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन, सबसे बड़ा
contributor UN finances के लिए US है. The fact that UN is physically located within the US territory, और UN जो है उसकी जो अपनी टेरिटरी तो कुछ नहीं है, तो वो US की फिजिकल टेरिटरी में लोकेटेड है वाशिंगटन में. The US also has many nationals in the UN bureaucracy. जो bureaucracy है UN की, उसमें US के बहुत सारे लोग हैं. In addition to this, with its veto power, the US can stop any move that it finds annoying or damaging to the interest of its friends and allies. फिर सबसे बड़ी बात कि कोई भी ऐसा डिसीजन अगर UN लेती है जो कि उसके इंटरेस्ट को या उसके फ्रेंड्स के इंटरेस्ट को या अलाइज के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करता, उसको वो रोक सकता है with the help of its veto power. The power of the US and its veto within the organization also ensures Washington has a considerable degree of say in the choice of Secretary General of the UN. उसकी फिजिकल आप कह सकते हैं लोकेशन, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी ब्यूरोक्रेसी कितने लोग, तो ये सारी चीज़ें इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, उसमें भी अमेरिका का कुछ ना कुछ रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है. US can and does use his power to split the rest of the world and to reduce opposition to its policies. और उसके खिलाफ अगर कोई पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, पास होती हैं, तो उसको वो स्प्लिट करने की पावर रखता है, मतलब लोगों को वो बांट सकता है और उस वजह से जो है डिसीजन को उसको रोक सकता है. The UN is not therefore a great balance to the US. Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominant, the UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussions over various issues. US leaders, in spite of their frequent criticism of the UN, do see the organization as serving as a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and socio-economic development. As the rest of the world, the UN provides an arena in which it is possible to modify US attitude and policies. While the rest of the world is rarely united against Washington, and while it is virtually impossible to balance US power, the US does provide a space within which arguments against specific US attitude and policies are heard, and compromises and concessions can be shaped. एक बात कह सकते हैं कि नो डाउट हम ये बात मानते हैं कि UN के पास कोई इतनी पावर नहीं है, ना ही UN अफोर्ड कर सकता है कि वो US को इग्नोर कर दे और उसको उसके अगेंस्ट उसकी डोमिनेंस को कंटेन करने के लिए कोई एक्शन ले. बट जो UN है उसका सर्वाइवल US के बगैर काफ़ी मुश्किल है. पर इसके बावजूद काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि US के डोमिनेंस को और उसकी हेजेमनी को चेक करने का काम UN कर सकता है. कुछ हद तक वो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस और कंसेशंस क्रिएट कर सकता है टू काउंटर US हेजेमनी इन द वर्ल्ड. UN इज एन इम्परफेक्ट बॉडी, बड़ा अच्छी सी एक लाइन है, बट विदाउट इट वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ. UN जो है क्या है, एक इम्परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है ये, ठीक है, बट इसके बगैर ये दुनिया ज़्यादा वर्स ऑफ हो जाएगी. आज की सिचुएशन का एग्जांपल मैं बार बार आपको दे रहा हूँ कि इस सिचुएशन में जो हालात पूरे दुनिया में आज बने हुए हैं कोविड-19 की वजह से, अगर UN जैसी ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो जो वीक नेशंस हैं, पुअर नेशंस हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी. Given the growing connections and links between societies and the issues, what we often call interdependence, it is hard to imagine how more than 7 billion people would live together without an organization. आज जब हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जो इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड है ना, उस सिचुएशन में हम एक उस वर्ल्ड को इमेजिन करना कि अगर हम कोशिश करें विदाउट UN, दैट वुड बी अनरीजनेबल. Technological compromise to increase planetary interdependence, and therefore the importance of UN will only increase. People and government will have to find ways to supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interest and the interest of the international community are more broadly. तो हम लोगों को, दुनिया भर के देशों को, सबको मिलकर ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो किस तरह से UN और इस तरह की बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का
फ़ायदा उठा सकते हैं अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ये 2-3 वीडियो जो इस चैप्टर में हमने किए वो अच्छे लगे होंगे। कैसे थे? क्या इसमें कुछ आपको कमी लगी या क्या और इसमें ऐड होना चाहिए था? प्लीज़ बताएं। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें। थैंक यू।